बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान। अर्ज किया इरशाद। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बिचारों से क्या लेना। वाह। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आय वाह, हाय, वाह, वाह, क्या वाह। बात वेरी है। नाइस। थैंक यू। बट मैं आपको बता दूं कि जो ये शेर था इसका कोई ताल्लुक नहीं जो मैं भी न्यूज सुनाने लगा हूं, ठीक है। वैसे ही दिल कर रहा था आपका। डिस्क्रिमिनेशन दे रहा हूं आपको। बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली असेंबली में बोला, जो पीटीआई के एक मेंबर हैं, वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं, एक्स मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो को थ्रेट किया कि आइदर आप ये नो ट्रस्ट जो मोशन वोट है ये ना कराएं, वरना फिर मार्शल लॉ आएगा। ये बिलावल भुट्टो साहब ने बोल दिया है। एंड अब लोग चाह रहे हैं कि वो जो नाम है वो जरा सामने आए, क्योंकि बड़े ब्लंट हैं बिलावल भुट्टो साहब। लेट्स सी ये कहां जाती है। बट मैं आपको बता दूं, रिसेंटली एक अदद मीटिंग हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब की विद द प्राइम हिज टीम मेंबर्स। एक फोटो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्या हुआ उसके बाद, क्यों हुआ, क्या हो रहा है। बट जो मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब हैं, अपने बड़े भाई से इतने झुकाव से मिल रहे हैं, दैट शोज ही सो हम्बल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के भरम नहीं आया, एटीट्यूड नहीं आया लड़के में, फिर भी अपने भाई के सामने झुक के मिल रहे हैं। आई लव यू शहबाज शरीफ साहब, जी शहबाज शरीफ। बट मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। जी। देखें, सऊदी अरब में एक कानून पास हुआ है। कानून क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट है, एक चीज स्टार्ट की कि जो अरबी भाई हैं हमारे, अब वो शादी नहीं कर सकते फ्रॉम आउट ऑफ देयर किंगडम, स्पेशली साउथ एशियंस, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भूटानी, नेपाली। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर सऊदी अरबी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अरबी भाई है, वो चाहते हैं कि मैं अनम से शादी करूं, तो उनको अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे पहले पूछना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और उनको कहा है किंगडम ने अपने अवाम को कि अरबियों कोशिश करो या ना करो, अगर आप लोग प्रोसेस में डालेंगे कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो वो जो रिजेक्शन है उसके बड़े हाई चांसेस है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? गलत किया है, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। शादी इज समथिंग विच शुड बी कम्प्लीटली योर डिसीजन। इसमें आपको किसी की परमिशन ग्रांट की जरूरत ना पड़े। लेकिन अब ये जरूर कोई इसके पीछे पॉलिसी होगी। क्या चाह रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है, मौकिफ क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रॉपर्टी, आई थिंक, पैसे बनाना चाह रहे कि हैं। ये शादी अरबी तो नहीं देते। अगर आप 30 साल 40 साल भी रहेंगे सऊदी अरब में, तो आपको सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी। तो मे भी कहीं ना कहीं के लैंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो। हाँ, हो सकता है। माइट भी ये भी पॉलिसी होती है बहुत सारे लोगों की कि अपने कुछ भी XYZ मिशन अकॉम्प्लिश करने के लिए शादी कर लेते हैं, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देम विद द स्कैम्स, और इंसान बेटर मैरिज करे या फिर उसकी उम्र जो है शादी की वो लॉन्ग लास्टिंग हो। बट आई डोंट नो, वी विल सी इन द फ्यूचर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस सना कादिर जी। मुझे लगता है किसी भी चीज में जो है वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शादी हो, मोहब्बत हो या रिश्ते हो, कुछ भी रिश्ते हो। क्योंकि देखिए ना, रिश्ता वो चीज है और शादी का रिश्ता वो चीज है जो आपका खुद का जो है वो फैसला होता है कि आपने सामने वाले के साथ रहना है। और जब इसमें जो है वो आपको हमारे यहाँ तो वालिदैन का वो होता है, फैसला होता है ना, लेकिन वालिदैन भी ये पूछते हैं ना कि आप राजी हैं इससे, कबूल है? वो अच्छे वालिदैन होंगे। जी, मुझे लगता है कि पूछा जाता है जी। नहीं पूछेंगे, आप अच्छा। पूछ लेंगे, डोंट वरी। लेकिन मुझे जितना लगता है वो ये है कि देखें, जो रियासत है उसकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने किया है तो कुछ टाइम के बाद हट जाएगा फैसला। बिल्कुल, यस, होप कर सकते हैं सिर्फ ये। यस रुशिया जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है यूनुस आपसे। आपने सवाल किया, मैं भी एक आपसे है। सवाल करूंगी कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर तो मतलब शादी करेंगे तो उनको भी प्रॉपर्टी या इस तरह के हिस्से वगैरह नहीं मिलेंगे? नहीं, वो तो जो इस्लाम में है कि आपकी वाइफ का जितना हिस्सा बनता है या बच्चों का हिस्सा बनता है वो तो है। मैं कह रहा हूँ कि मे बी इट कैन बी द रीजन कि शादियां इसलिए नहीं करवाना चाह रहे कि कहीं प्रॉपर्टी के बच्चे जो होंगे वो फुल अरबी और थोड़ी होंगे। लड़की भी तो हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर हमेशा जो है वो यहाँ पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे ममालिक से लड़की ही वहाँ जाए, नहीं, लड़का भी तो वहाँ जा सकता है। ये जो रूल है खास सऊदी अरबी के मर्दों के लिए। मर्दों के लिए? मर्दों के लिए। तो फिर इसका मतलब लड़कियों के लिए अलाउ है कि वहाँ की जो लड़कियां हैं वो शादी कर सकती हैं? वो तो होता भी नहीं है, ये चले, ये बड़ी डिबेट है। बट मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स हैं, आपने बात की हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं मेजोरिटी लोग बोलते हैं मैट्रिक तक किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखना, ठीक है, इंटर करो और कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करना किसी लड़की से, और फिर आप पढ़ो। ग्रेजुएशन भी ऐसे हो जाती है, मास्टर्स भी ऐसे हो जाती है। तब शादी का टाइम आता है तो वालिदैन पूछते हैं बेटा कोई पसंद हो तो बता दो।
आपने पसंद कब करने दी? क्या हो रहा है? बट मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कपल, दादा दादी हाँ। होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। उन्होंने अपने बेटे की शादी की, ठीक है, और $80,000 की गाड़ी भी दी, ठीक है, 5 स्टार होटल में रिसेप्शन भी किया, बहुत पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, 6 साल हो गए उनके बेटे की शादी को, बच्चा नहीं हुआ। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उन्होंने बोला है कि आइदर बच्चा पैदा करो वरना $6,50,000 हमें दो, और ये केस फाइल कर दिया उन्होंने। वापस मांगे है? जी जी, कह रहे हैं हम लोग क्योंकि डिप्रेशन में, हम लोग बुढ़े हो गए, हमें बच्चा चाहिए खेलने के लिए, तो अपने बच्चे को कहा है कि बच्चा पैदा करो या $6.5 लाख मुझे दो। आप मुझे बताएं, व्हाट्स योर टेक स्टार्टिंग सना? ये बहुत गलत बात है। उसका रीजन ये है कि आप ऐसे कैसे किसी को जो है वो धमकी दे सकते हैं कि बच्चा मतलब होना चाहिए, उनका मैं अपना आपसे बच्चा है। पैसे अपने बच्चे को कह रहे हैं, किसी और के बच्चे को नहीं, नहीं पर फिर भी ये मतलब आप नहीं कह सकते ना, ऐसे फोर्स तो नहीं कर सकते। कम ऑन। यस सनम। I would like to say कि one shouldn't interfere into someone's personal space. एग्जैक्टली। ये उनका जाती डिसीजन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इफ दे डोंट वांट बेबी राइट नाउ तो अगर उन्हें इतनी जल्दी तो जाके अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, बस सिंपल। आप बताएं। ये अल्लाह ताला की देन है यूनस, अगर होना होगा तो हो जाएगा। मतलब आप किसी को समटाइम्स ये आपके pressurize- पर्सनल म्यूचुअल डिसीजंस भी तो होता है। हाँ एग्जैक्टली, म्यूचुअल डिसीजन की वजह से ही आप जो है वो आगे स्टेप ले पाते हैं। बट ये है कि ये अल्लाह ताला की देन है, मतलब जब होना होगा तो वो होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, इट इज कि वो प्लान नहीं कर रहे बच्चे, म्यूचुअल बच्चा अंडरस्टैंडिंग। प्लान नहीं कर रहे। देखें, मैं तो कहता हूं कि माँ बाप के पास राइट होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैंने आई हैव सीन फैमिलीज जो अपने माँ बाप को, जो बुढ़े होते हैं, घर से निकाल देते हैं। जी, उनका घर होता है, उस घर से ही निकाल देते हैं। तो मैं तो कहता हूं, जो माँ बाप है, आपने अपना बच्चा पैदा किया, उसके पैम्पर के बिल से लेके उसकी शादी तक का सारा खर्चा लिख ले। कल को आपका बेटा आपको बोले कि अम्मा अब्बा घर से निकलो, तो ये पेपर डालो उसके मुंह के सामने कि बेटा ये इन्वेस्टमेंट किया आप पे, तो ये पे कीजिए और हम चले जाते हैं इस घर से। सिंपल एज इट इज। आई थिंक पेरेंट्स नीड्स टू बी स्ट्रांग। ये तो चलो एक फनी है कि बच्चा पैदा करो, वो बेचारे बुढ़े हम क्या करें, उनको भी खेलना कोई टाइम पास के लिए चाहिए, कर दो। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अम्मी अब्बू को खुश कर दो, एक बच्चा पैदा कर दो। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अपने शो को करेंगे आगे कंटिन्यू और अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, वैसे तो 2 से 3 मेरे पास मल्टीपल न्यूज़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, बट नंबर 1 मैं बात करूंगी मलाला यूसुफजई के बारे में, नोबेल प्राइज विनर लेडी। जैसे कि अभी अफगानिस्तान में एक पाबंदी लगी है रिसेंट कुछ दिनों पहले कि औरत जो है पूरा हेड टू टू अपने आप को कवर करेगी, और नकाब में जो उनके टोपी वाले एक स्पेसिफिक बुरखे होते हैं, राइट, तो वो करेंगी। उसके अलावा जो वहाँ पे स्कूल्स हैं और वहाँ के जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पे कोई भी खवातीन काम नहीं करेंगी, मतलब किसी भी सोशल एक्टिविटी का कोई खवातीन हिस्सा नहीं बनेंगी अभी आगे इन फ्यूचर। और इसके अलावा महरम के बगैर आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, नॉट इवन अपने घर से बाहर कदम रखना। मुल्क से बाहर तो आप छोड़ ही दें, ये भी नहीं कि मैं जाके ग्रोसरीज कराऊँ, यहाँ तक इतनी हार्ड एंड फास्ट पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो इस पर मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया है, और क्योंकि वो हमेशा से, आपको पता है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं, और अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोई इतना बेखौफ होके, निडर होके बात करता है। यूजुअली लोग अपनी आवाज़ उठाना तो चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस वो नहीं उठा सकते, बिकॉज उनको बहुत सारे खौफ होते हैं कि शायद हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, हमें थ्रेट किया जाएगा। बट आई रियली लाइक हर गट्स एंड हर करेज कि वो हर चीज़ को फ्रंट फुट पे आके बोलती हैं, बल्कि ओन भी करती हैं, और उस पर एग्जीक्यूशन जो भी वो कर सकती हैं अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती हैं। सो मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया है, और वो ऐसा कह रही हैं कि मुझे जो पर्सनली व्हाट आई फील कि ये जो तालिबान है, इन्होंने अफगानिस्तान को जब से इन्वेड किया, इन्होंने औरतों को ग्रो करने से रोक दिया है। हाँ, दे जस्ट वांट कि वहाँ पे वो चाहते हैं कि अमन रहे, वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है किसी तरह की मुआशरे में, जितनी आजकल के आपको पता है वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो बहुत लोग एडवांस हो गए हैं, थोड़े से वल्गैरिटी वाले लोगों के माइंडसेट्स हो गए, बिकॉज हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और हम उसको कॉपी करते हैं। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए उनकी तरफ से ये एक इनिशिएटिव था जो कि मुसल्लत किया जा रहा है। देखिए, मुल्क या रियासत की अगर आपने हालत तब्दील करनी है तो आप उन पर कोई भी चीज़ इम्पोज करके करवाएंगे तो एक स्प्रिंग होता है ना, आप स्प्रिंग को जब दबाएंगे हल्का सा भी ना, तो उसको जैसी वो टाइम छूट मिलेगी ना, एकदम ज़्यादा डबल ट्रिपल होकर ब्लास्ट करेगा और वो भाग जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। तो ये जो इनकी पॉलिसी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं ज़्यादा हार्श नहीं होंगी तालिबान को लेकर, अपना सॉफ्ट ओपिनियन रखूँगी, ना मैं सॉफ्ट टारगेट बना रही हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि एक बुनियादी हक भी होता है एज एन इंडिविजुअल औरत का, वो जब आप उससे छीन लेंगे
तो जो मेंटल पीस होता है, जैसे कि आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और अजीब अजीब सी नित्य नई बीमारियां जन्म ले रही हैं जिसका शायद हमें पता भी नहीं होता। तो इस तरह के इतने कंजस्टेड और इतने कॉम्पैक्ट माहौल में औरत कैसे अपना घर भी कैसे सुकून से चलाएगी? जब उसका हस्बैंड काम भी करके आएगा तो किस तरीके से उसको खुशामद करेगी? जब उसको सुकून ही नहीं होगा, जहनी तौर से परेशान रहेगी, क्योंकि ये चीज़ एक तो होता है ना, शुरू से चल रही हो तो आप उस चीज़ में थोड़ा सा यूज्ड हो जाते हो, ऑल ऑफ अ जी। सडन आपको एक चीज़ डाल दी गई है, आप उसके आदी भी नहीं हो, देन आप उनसे पढ़ाई के भी सारे हकूक ले रहे हो, आप बाहर भी नहीं जा सकती हैं, आपको अगर बाहर जाना है तो अबाया करना है, एंड देयर आर सम, उसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, मतलब जो भी ख़वातीन है उनको खुद को कवर करके चलना है। तो क्या ये जो पाबंदियां और सख्तियां औरतों पे लगाई जा रही हैं अफगानिस्तान में, इसके कोई ऐसा ना हो कि इन पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसका आउटकम बहुत ही बुरा सामने और सारी औरतें बागी हो जाएं? आप क्या कहती हैं सना इस पे? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर ना आप किसी की आवाज़ को ज़्यादा टाइम तक दबा नहीं सकते, और ये है भी सही। हमने देखा है अफगानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन वहाँ पर पहले भी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, अपने हुकूक के लिए बहुत जद्दोजहद की है। उसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ पर आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ ना हालात थोड़े थोड़े गंभीर ऐसे नजर रहता आते है, हैं, ऐसे जी। नजर आते हैं, लेकिन वहाँ की खवातीन भी अपने हुकूक के लिए सर चढ़ कर निकली, बाहर निकली, आवाज उठाई। तो ये ज्यादा टाइम तक अगर आप किसी के ऊपर जुल्म और जबर करके ही जो है उनकी अपनी आवाजों को मनवाएंगे। खामोश करेंगे, तो ये तो आपका इस्लाम भी आपको नहीं सिखाता। और दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों इस बारे में समझते नहीं है, या वो क्या एक होता है ना जमीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले अगर आप ये मैं तालिबान को नहीं कह रही, लेकिन अगर आप समझ भी रहे तो मुझे आपसे डर नहीं। बहरहाल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि अगर इंसान एक बार कुरान या आप अपना इस्लाम पढ़े, आपको तब पता चलेगा कि औरतों को क्या हुकूक अल्लाह ने दिए हैं, और आप नहीं छीन सकते इस दुनिया के अंदर। बाकी यही है कि खामोश नहीं करवाया जा सकता। कुछ टाइम के बाद वो ऐसी तहरीक निकालेंगी जहां ये तमाम खवातीन जो है वो खुद ही हुकूमत वहां की जो है जागीरदारा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ी रहेंगी। तो ठीक है, मैं समझ गई, आप चाह तो नहीं रही, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद वहाँ पे फिर से वुमेन्स जो है लेबल और बोर्ड्स लेके निकले, जैसे यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी से, नहीं, लेकिन वहाँ देखिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वहां हाँ, पर। for और sure। दूसरा, अगर आप अपनी तहरीक कोई चला रही हैं या अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। एक दायरे में रहकर अगर काम करें तो ठीक है, करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हर एक इंसान को जो है फ्रीडम का हक है, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। उसकी लाइफ में जो भी अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं या जो भी वो जैसे भी जीना चाहता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि कितनी देर तक आप उसको दबा सकते हैं, चुप करवा सकते हैं। वो एक टाइम आएगा जब वो फटेगा तो वो बहुत ज्यादा बुरा फटेगा, और वो शायद वो सबके लिए नुकसानदेह भी हो। जैसे कि वो हम क्या कहते हैं, औरत मार्च की बात करते हैं, यहाँ पर क्यों है? अगर औरत खामोश है, खामोश ही रहने दें। अगर वो अपने काम फ्रीडम से कर रही है तो उसको करने लेकिन दें। यहाँ गलत है औरत मार जो एग्जैक्टली वो तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, वो एक चीज गलत है। मगर औरत अगर खामोश है तो उसको खामोश ही रहने दें। उसके ऊपर प्रेशराइज या उसके ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे फ्रीडम से जीना चाहता है इंसान, एग्जैक्टली जबरदस्ती ना करें। अगर वो फ्रीडम से जीना चाहती है तो वो जिए, मगर अपनी लिमिट्स के अंदर। एटलीस्ट उसे हुकूक तो दें। अगर वो एक अकेली है, तन्हा है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है उसका, खावत नहीं, कुछ नहीं है, तो कमाएगी तो खुद ना वो, ये तो हक होना चाहिए उसे जिंदगी के लिए। या फिर गवर्नमेंट उसके लिए जो है उसके पैसे बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर रही है। ट्रू। देखिए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास खुद पैसे नहीं खाने के लिए वो क्या किसी को सपोर्ट करेंगे? आपने कहा ये औरत मार्च, देखिए तहरीक गलत नहीं हो सकती, इंडिविजुअल्स गलत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस तहरीक को बदनाम करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि औरत के राइट्स के लिए तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा, बट द वे वो हमें फेमिनिस्ट होने की जरूरत भी नहीं है टू रिस्पेक्ट वुमेन इन आवर सोसाइटी। ठीक है। नंबर 2, मलाला यूसुफजई, आई रियली रिस्पेक्ट हर, नोबेल प्राइज जीती है एंड आई रियली एडमायर हर। बट ऐसे एक सवाल आया, एक थॉट आया, ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तो बोला, लेकिन एज फार एज आई नो, मे बी आई एम रॉन्ग, आप करेक्ट कीजिएगा, कि सऊदी अरब की औरतों के लिए कभी कुछ कहा? नहीं। वो भी तो बुर्का करती हैं। सेम जो रूल्स वहाँ इम्प्लाई होते हैं औरतों पे, सेम वहाँ पे हो रहे हैं। अब अगर अमेरिका कहते हैं, हम डिफरेंस ना, वो शुरू से कर रही हैं। शुरू से तो मतलब वो जो सऊदी अरब में रूल पास हुआ था वो भी किंग साउद के जमाने में हुआ था ना, लेकिन वो कमा तो सकती है। लेट मी फिनिश ना। तो किंग साउद के टाइम पे हुआ था और उनको भी औरतों को टाइम लगा, 100 साल हो गए होंगे। ठीक है, 1923 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है, तो 1923 के बाद उनको भी टाइम लगा, तो इसको भी टाइम लग सकता है। देखिए हमारे अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। वहाँ पे जो रियासत रूल पास करेगी तो वो हमारे रिलीजन में टू एक्सेप्ट दैट रूल्स। आपने ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना है। यू कांट बी अगेंस्ट द रूल ऑफ द रूलर।
बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, देखें अभी जो सिचुएशन है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। अमेरिका का अलाय है सऊदी अरेबिया, जी तो अमेरिका कंडेम नहीं करेगा कोई वहां के रूल्स को। वो सेम रूल्स अगर अफगानिस्तान में होंगे तो अमेरिका कंडेम करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब क्योंकि अफगानिस्तान से हारे अमेरिका, दुम दबा के भागे हैं अमेरिकन, तो वो इस चीज को जितना हाईलाइट करना चाहते हैं करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। एंड गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, मैं जल्दी से बता दूं कि देखें रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है। जो लोग कहते हैं कि हमारे दिल में जो है दर्द हो रहा है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के सिटीजन्स के लिए, तो उनको बस ये बोल दें कि वो जो लोग हैं, मैं एक ऑब्जर्वेशन है, एक मे बी आपका जो स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाए, ये बात सोच के मैं आपको दे रहा हूँ। आप बड़े पैनिक हैं कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में बेकसूर लोग मर रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रेस हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो उनके लिए मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप समझें कि वो जो रशिया अटैक कर रहे हैं वो अमेरिका है, ठीक है, इमेजिन करें। और वो जो यूक्रेन है वो फलस्तीन है, ठीक है। और जो फलस्तीन है जो जैसे मर रहे हैं, आप समझे फलस्तीन मर रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो भी जीरो हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाए। वो जो यूक्रेन सिटीजन हैं, इमेजिन देम एज फलस्तीनी सिटीजंस। यस, वाह, वेरी वेल सेड यूनिस। थैंक यू। तो ये टॉपिक करने का मकसद ये था कि हम आपके फैसले का एहतराम करते हैं। अच्छी बात है अगर आपने लगाया, बुरी चीज़ इसमें नहीं है कहीं भी, लेकिन बुरी सिर्फ तब होगी अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन सर पे नहीं है और वो अपना जो है फिर ऐसी लड़की के लिए जिसके साथ कोई उसका भाई भी नहीं है, फैमिली किसी इंसिडेंट में उसकी खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो फिर उसके लिए आप मौके पैदा करें कि वो अपना ज़िंदगी में जो बेसिक उसका लाइफस्टाइल है एटलीस्ट वो फिर काम के बगैर घर पे रह के आराम से ज़िंदगी गुजार सके। तो खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया और किसी लड़की के घर पे कोई उसकी फैमिली नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मेल मर्द नहीं है, तो वो कैसे अपना गुजारा करेगी? तो फिर उस सूरत में उस लड़की के लिए आप कमाने के मौके पैदा करें या घर बैठे बैठे उसको एटलीस्ट उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर दें कि उसे घर से निकलने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे। अनम भी आप आज जो है वो एक मौजू लेकर आई थी अफगानिस्तान के हवाले से, यूनस भी बहुत सारे मौजू जो है वो हर बार की तरह लेकर आए थे। लेकिन अब जी आते हैं पाकिस्तान के ऊपर और आते हैं स्पेशली जो है वो कराची के ऊपर कि कराची में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को पता है अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से ही जो है वो कराची के अंदर हीट वेव जो है वो चल रही है। तो आपको महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी बाकायदा से जारी किया है कि आपने गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है उसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि बहुत जो है वो बड़ी तादाद में अवाम मुतासिर हो रहे हैं, इससे हीट वेव चल रही है। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ ये है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब तमाम बीमारियों के हवाले से बात कर रहे होते, लेकिन अभी जो है वो एक ऐसी बीमारी ने अपना सर उठाया है जिसने अचानक से, मैं ये कहूँगी कि एक हवा चली है, ये डायरिया की हवा है जो अचानक से कराची से ही जो है या सिंध की बात करूँ, पूरे सिंध से जो है वो 26,000 से जायद जो है वो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और ये सिर्फ जो है वो कुछ दिन के अंदर इतने सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें कराची की, तो कराची में अभी जो है वो 11,000 से जायद के केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है वो बहुत तेजी से डायरिया जो है वो फैल रहा है। आप तमाम लोगों को पता है कि डायरिया वैसे तो ऐसी कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन साल में 1-2 बार आप भी जो है इसका सामना जरूर करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये डायरिया, जो ये हवा चल रही है डायरिया की, उसने जो है वो उससे 3 अमवात भी हो गई हैं। मतलब आप ये देखें कि कितना ज़रूरी है आपको अभी जो है वो अपना एहतियात करना। और सबसे बड़ी बात, अगर हैदराबाद की भी आते हैं, हैदराबाद पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं, क्योंकि ये अगर सिंध की बात करें तो सिंध का दूसरा जो है वो कराची के बाद सबसे बड़ा शहर जो है वो हैदराबाद को माना जाता है। तो आप ये रिपोर्ट भी देखें कि इसमें कितने सारे जो है वो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर हैदराबाद पर नज़र डालते हैं तो हैदराबाद में जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो तादाद है जिनमें डायरिया फैला है, 30,000 से जायद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में जो है डायरिया के जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद अगर आप कराची की बात करते हैं तो शहर कायद में जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो माएँ और जो वालिदैन हैं वो खास तौर पर सुने कि आपने अपने बच्चों को ऐसे ही कोई चीज़ जो है वो खाने नहीं देनी है। 11,000 से जायद केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट किए। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो आप लोग भी बताएं कि किस तरह से हम एहतियात कर सकते हैं इन चीज़ों से। सना जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया है। देखें अभी क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम का जो कॉज है, जो कह सकते हैं ग्रास रूट जो इशू है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए दुनिया का जो है मौसम वो चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्मियां होंगी, सर्दियां भी पीक पे होंगी।
जितनी तेज गर्मी होगी तब सर्दियों का मौसम आएगा उतनी तेज सर्दी होगी। लेकिन ये कराची में तो आती नहीं सर्दियाँ। नहीं अगर आपने नोटिस किया दिस टाइम जो भी सर्दियां गुजरी हैं वो पहले से ज्यादा ठंडी थी। 1.5 माह सिर्फ सर्दी हुई थी। 1.5 माह हो 2 माह हो लेकिन सर्दी ज्यादा थी। ऐसा नहीं कि सर्दी नहीं थी, सर्दी थी। एंड विद पास ऑफ टाइम ये और बढ़ेगा। गर्मी की वजह से डायरिया होता है। आई टेल यू हाउ कि देखें 2-3 रीजन है कि तब आप खाना खाते हैं थोड़ी देर आपने वेट कर लिया और वो खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में नहीं रखा आपने और उसको वापस खा लेते हैं तो जो खाना गर्म हुआ है वो खराब हो गया। ठीक है, एक रीजन ये है। नंबर 2 ये है कि जो पानी है वो साफ पानी नहीं मिल रहा। जब आप पानी साफ नहीं पिएंगे तो आपको ये डिजीज जो है ज्यादा अटैक करेगी। थर्ड मैं आपको बता दूं कि देखें गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है उसके अंदर पानी खत्म हो रहा है और जब आपको ये डायरिया होता है तो और आपकी बॉडी से जो लिक्विड है वो निकल रहा है तो फिर आप सूख भी जाते हैं और आपको ये ज्यादा आप वनरेबल हो जाते हैं जब आप डिहाइड्रेट होते हैं। तो टिप्स मैं ये बता दूं कि आप पानी ज्यादा पिएं, इंडोर में रहें, अगर आप आउटडोर जाते हैं तो कोई कैप्स पहने और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली रूटीन बना लें निमकोल वाला पानी। 15-20 रुपए का एक सैशे आता है मार्केट में, आई वोंट टेक द नेम, आप देखें जाके लीजिए वो। उससे क्या होता है आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहती है और जब डायरिया होता है आपको तो ये जो है बेस्ट मेडिसिन है। तो ट्राई टू हाइड्रेट योरसेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम सन। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस। मैं बताती हूँ कि डायरिया क्यों होता है। आपकी जब हेल्थ खराब होती है तो आपको जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपको डायरिया हो चुका है तो क्यों होता है, रात में आप लोग लेट खाना खाते हैं, उसको पता चल जाता है कि हो गया। आप समटाइम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको नहीं भी पता चलता, आप कोई और भी बीमारी यूनस निकल जाती है। तो इसलिए नहीं भी समटाइम नहीं भी पता चलता। लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं भी समझ में आता कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सर में दर्द हो रहा है तो वो डायरिया के भी थोड़े सिम्टम्स होते हैं जब आपको डायरिया हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रात में लेट खाना खाने की वजह से जब गर्मियाँ होती हैं तो रात में लेट खाना मत खाया करें। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप जब बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कितना टाइम पहले वो खाना बना था और कब आपको सर्व किया जा रहा है। लेट सपोज वो सुबह का खाना बना है और वो गर्मी में पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पर एसी भी, ऐसे कुछ मैंने रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो बाहरी होते हैं ठेले के, मतलब आप ढाबे पे चले जाएं तो वो बाहरी खाने लगे होते हैं, वहाँ पर कोई एसी सिस्टम नहीं होता। वो सुबह से लेकर शाम तक वही खाना जो है लोगों को दे रहे होते हैं, तो वो बहुत बड़ा जो है वो डायरिया का मतलब वो एक रीजन बनता है। तो उन सब चीज़ों से जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि समर है तो आप लोग वाटरमेलन का जो जूस है वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं और गर्मी में जो है वो बाहर कम से कम निकलें। Also, don't go for the sugary drinks, they will prolong your diarrhea. क्योंकि गर्मी है तो मैं जाऊँ और अपना जूस ले लूँ और उसमें शुगर और बहुत सारी ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, yes, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। वो आपके जो इस डायरिया को और ज्यादा इंस्टिगेट एंड ट्रिगर करेगा। एंड एक और चीज भी है, हम बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना हमने रखा हुआ है, जैसे वो एंगल तो उन्होंने कवर कर लिया, बाहर की चीज़ ना नहीं खानी चाहिए, वो भी बहुत सही वैलिड पॉइंट है, ना खाएं, कोशिश करें आप अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा होता है और हम सन को ब्लॉक करने के लिए, मतलब ठीक है माना कि सन की जो रेज है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और इट प्लेज अ वाइटल रोल, लेकिन कभी कभी वो इस तरह के मौसम में जो सनलाइट होती है वो आपके लिए नुकसान और ख़तरे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस माहौल में जब आपको पता है कि डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं एवरी नाउ एंड देन, तो आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ लाइट एंड नॉर्मल डिजीज़, इससे बहुत सारे लोगों की जान भी हुई है, जैसे कि अभी सना ने अपनी रिपोर्ट में बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और है, जो गोले गंडे होते हैं प्लीज़ ये ना खाएं। आप जो खाना खा रहे हैं मेक श्योर कि वो साफ पानी से बने, और जो सब्जियां आप खा रहे हैं मेक श्योर कि वो अच्छे से कुक हुई हुई हैं और आप खाना गर्म एंड फ्रेश खा रहे हैं। बहुत बेसिक छोटी मिनिमल सी चीजें, लेकिन इन्हीं की वजह से होता है। सो प्लीज बॉयल योर वेजिटेबल्स। यस, और फ्रिज भी जो है वो आप साफ किया करें, मतलब 1 हफ्ते बाद, यानी गर्मियां जैसे स्टार्ट होती है ना, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा जाती है तो उसमें जो है वो आप लोग फ्रिज में जो है जो खाना पड़ा होता है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल, अगर खाना खराब हो गया तो आपका खाना खराब हो गया। एग्जैक्टली, सो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाइजीन सबसे बेसिक टूल है। बिल्कुल यही है, और ये लम्हा फिक्रिया है कि डायरिया के जो है वो इतने ज़्यादा सिंध में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि जब दूसरी रिपोर्ट आए तो ये केसेस जो है वो 0 हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी जॉनी डेप के बारे में, जो कि हॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर हैं उनके हवाले से मैं आज बात करूंगी। जैसे कि अनम ने पिछले एपिसोड में उनके एक करंट सिचुएशन पे भी बात उन्होंने की थी और वो टॉपिक भी लेकर आई थी, बट मेरे पास और मजीद उनके हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो मैं अपडेट हुई है स्टोरी जी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर। एम्बर हर्ड तो पल पल अपडेट कर रही है, झूठ पे झूठ बोली जा रही है, इतनी नफासत से झूठ बोल रही है, कोई इंसान उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने पकड़ भी लिया है। जी, एम्बर हर्ड। जॉनी डेप की जो वाइफ हैं एम्बर हर्ड, उनकी बात कर लेते हैं कि जॉनी डेप ने जो है वो डेफेमेशन का जो है वो उन्होंने केस फाइल किया था अभी, जैसे कि रिसेंटली आप न्यूज़ भी लेकर आई थी, तो उसके हवाले से जो है वो एक स्टेटमेंट उन्होंने 2018 में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, ज़्यादती करते हैं। उसके हवाले से जो है वो उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो दिया था। वो स्टेटमेंट की वजह से पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जो एक 6 सीक्वल जो है वहाँ से उनको हटा दिया गया था, और उसकी वजह से जो है अब जॉनी डेप जो हैं वो अब जिद पर आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जो है वो अब मैं हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं काम भी नहीं करूंगा। ठीक है, बनता है। अमेरिका के एक शहरी हैं जिनका नाम है कैम्बरली गिल, उन्होंने एक वेबसाइट पर एक पिटीशन जो है वो उन्होंने जमा करवाई थी, और उस पिटीशन में ये लिखा था कि जॉनी डेप को जो है एज अ हीरो जो है वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जो है वो हिस्सा बनाया जाए, मतलब उनको एज अ हीरो जो है वो जो नेक्स्ट वापस लाया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल लाना चाहिए, ही डिजर्व्स इट। एग्जैक्टली आप लोगों को पता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उनके जितने भी क्या कहते हैं ना, उनके जितने भी पार्ट्स आए हैं जो मूवी के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के, तो वो सबको बहुत पसंद है, सुपर हिट थे। ठीक है, और उसमें जो है लोगों ने कितना, मतलब ये जो अभी करंट सिचुएशन जो अभी बात हम लोगों ने पिछले दिनों में भी की थी, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है जोश में आ गए हैं, और उन्होंने जो है कितने सारे लोगों ने, यानी कि क्या कहते हैं, पिटीशन जो है वो जमा करवाई है। 5,50,000 लोगों ने जो है वो पिटीशन जमा करवाई है। एग्जैक्टली, यानी कि जो वहाँ का जो बड़ा स्टूडियो है वहाँ पर जो है वो प्रेशर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि जी प्लीज आप जो है जॉनी डेप को जो है नेक्स्ट मूवी पार्ट जो आ रहा है उसमें जो है वो जॉनी डेप को जो है वो लिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2003 में जो है ये इनकी पहली जो है वो पहला पार्ट जो था वो रिलीज हुआ था, और सबने बहुत ज्यादा पसंद किया था, यानी कि बच्चों से लेकर बड़े तक जो है वो इनके फैन है। तो सभी ये चाहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा जो है लोगों ने पिटीशन जो है वो जमा करवाई है, तो मैं तो ये कंसीडर करूंगी कि इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखा जाए और इस पे काम किया जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इवन कि मैं भी इस हक में हूँ कि उनको वापस लाया जाए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। और जितने भी उन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाए, मेंटल अब्यूज, सेक्शुअल वायलेंस और भी तरह तरह की दीगर फैंसी एक्यूजेशन किए हैं एम्बर हर्ड ने, जो खुद बहुत फैंसी हॉबीज़ रखने वाली खातून है। तो वेन एवर यू हेयर एम्बर हर्ड, उनकी कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग नए नए पहलू और रुख लेती रहती है, क्योंकि झूठ आपको याद रखना पड़ता है, और जब भी वो सुनाती है उसमें कुछ ना कुछ जो है अपडेट हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग एंड फनी भी लगती है, लेकिन खैर अपना मजाक खुद बनवा रही है, और गलत चीज़ है, गलत फॉल्स एक्यूजेशन कर रही है। जब सारे एविडेंसेस सामने आ जाएंगे और पूरी बात खुल जाएगी, और जब पता चलेगा कि एम्बर हर्ड खुद कसूरवार थी लेकिन अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही थी, तो उनके लिए कितना शर्म का मुकाम होगा। इतने अच्छे इंसान है वो, ही इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, जितना मैंने उनको वीडियोस में पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिला, बिकॉज मूवीज में तो एवरीबडी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो इसमें आप जान नहीं सकते कि इंसान खुद इन पर्सन कैसा है। मैं तब से इनकी फैन हूँ, जब 1984 में इनकी फर्स्ट मूवी आई थी अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट। ही वाज, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बाद जब देखी थी, मैं आई गेस कोई 18-19 में मैंने इनकी ये फर्स्ट मूवी देखी थी। जब मैंने इनके पहली तो खैर एडवर्ड देखी थी, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेट करती थी जो कैंची वाले इनके हाथ थे। फिर मैंने रिसर्च किया कि इनकी पहली मूवी क्या थी, कैसी है, वहां से मैं उनकी फैन होना स्टार्ट हुई। और वाकई ही डिजर्व्स टू बी बैक इन द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई इस मूवी या इस कैरेक्टर को कोई जस्टिस कर पाएगा। सो प्लीज वी वांट जस्टिस फॉर जॉनी डेप। मुझे लगता है कि हमें ये ट्विटर पे हैशटैग चलाना चाहिए। व्हाट डू यू से? एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि जब आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं ना, तो आवाम भी आपके साथ खड़े रहती है, और ये बड़ी क्लियर चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें जॉनी डेप की, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके जितने भी, अगर आप ट्विटर उठाकर देखें ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए हैं उसमें उन्होंने मतलब इतना साफ तरीके से एक ही बयान के ऊपर वो अभी तक खड़े हुए हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी वाइफ के साथ। लेकिन उनके वाइफ के अगर आप बयानात देखें तो उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि थोड़ा सा ना हो रहा है, गड़बड़ कहीं ना कहीं से हो
रही है, कुछ तो लेकिन गड़बड़ अभी है। हाँ कुछ तो गड़बड़ पता है करो दया, दया। पता लगाओ। तो अभी रिसेंटली जो है जब कोर्ट में ये केस हुआ और कोर्ट में जब इसका जो है वो ऐसे तो आपको पता है फैसले आते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसमें काफी हद तक जो है ये फैसला आप कह सकते हैं ये जो है जॉनी डेप के साथ रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी जो है वो इन्हीं के ही हक में इंशाल्लाह फैसला आए। इंशाल्लाह। जब इंसान खून बहा सकता है अपनी हाँ, सच्चाई को प्रूव करने जी, के लिए, वो क्यों True. आपके साथ तशद्दुद और जुल्म और ज्यादती करेगा? मेरी अकल नहीं मानती इस चीज को। सही कह रही हैं आप जी यूनुस। ट्रू आई वुड लाइक टू से कि अभी रिसेंटली 2 वीडियोस रिलीज हुई हैं जॉनी डेप की जो पर्सनल पेंट हाउस है उसकी जो एक लिफ्ट की वीडियोस में जो एम्बर हर्ड है वो जेम्स फ्रैंको के साथ पाई गई हैं और ये जो एक और एलन है मस्क एलन है। मुश्क के साथ पाई गई हैं। जी देखिए ये ना क्या करें, वीडियोस लीक ना क्या करें। आमिर लियाकत साहब याद आ गए पता नहीं क्यों, लेकिन उसको हम डिलीट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि देखिए एम्बर हर्ड इज अ वंडरफुल एक्टर, जॉनी डेप इज अ वंडरफुल एक्टर। ये जो शादी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो अमेरिकन मैरिज लाइफ है उसकी जो स्पैन है वो 2.5 से 3 साल है, तो वी कांट एक्सपेक्ट, उनका कल्चर ही ऐसा है। बट कमिंग ऑन यू नो ऑन द प्राइम मीडिया एंड डिफेमिंग योरसेल्फ, डिफेमिंग ईच अदर इज नॉट अ गुड थिंग। देखिए टॉम क्रूज जो है ना, इज अ वेरी, लोग कहते हैं जो एक उनकी इमेज बनी हुई वो ये है कि इज अ वेरी रूड गाय, वो मिसबिहेव करते हैं, ही इज एग्रेसिव, एंड उनके भी डिवोर्स हुए, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं जो है जो नहीं है। हम लोग पता है यहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं ये गलत है हाँ। वो गलत है। मैं कहता हूँ ना मर्द गलत होता है ना औरत गलत So होती you're है। in favor of Amber Heard? नहीं, लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग कि ना मर्द गलत होता है ना औरत गलत होती है, हालात गलत होते हैं। True. तो ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली द ट्रू स्टोरी क्या है। Cheating can never say हालात जी गलत ये है। बात तो है। देखिए आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस। उधर तो इट्स नॉर्मल, इट्स इन आवर रिलीजन, इन आवर सोसाइटी चीटिंग इज वेरी बैड। नो, हस्बैंड वाइफ कहीं के भी हो, जो रिलेशनशिप की डेलिकेसी है ना वो सेम होती है, भले वो वेस्टर्न कल्चर हो या ईस्टर्न कल्चर हो। बट डू यू थिंक कि वहाँ होता है? वहाँ होता है और वहाँ पे लोग इस चीज को बुरा भी मनाते हैं, लेकिन अगर कोई हर चीज मिलने के बावजूद भी चीट करे तो मुझे जी। लगता है वो जस्टिफाई नहीं होना नहीं, चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग करें, जाएं चीटिंग करें, एग्जाम में भी चीटिंग ना करें, मैं तो इतना खिलाफ हूँ चीटिंग के। लेकिन बस यही कहता हूँ कि देखिए अभी तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया, तो वी कांट से, इट्स टू सून टू से कि ही इज द कल्प्रिट और शी इज द कल्प्रिट। जी डिफेमेशन केस है, देखें क्या रिजल्ट आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अली जफर और मिशा शफी साहिबा का भी केस जो था उसका भी रिजल्ट आ गया था और फिर पता चल गया कौन सही जी, कौन बिल्कुल। गलत है। और लेकिन मर्द के लिए होता है कि अगर उसको बोल दिया किसी ने कि इसने मुझे अब्यूज किया है, तो वो केस जीते या हारे जिंदगी भर वो अब्यूजर ही कहलाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। और देखिए हम लोग हैशटैग चला सकते हैं क्योंकि इतने सबके फेवरेट हीरो हैं और देखें आगे नेक्स्ट पार्ट में भी सब देखना ही चाहेंगे। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं कि इस शो में आप अपना वॉइस नोट चलाएं तो ये नंबर शो पीस नहीं है, इस पे अपना वॉइस नोट भेजें। हमारे पास वॉइस नोट मौजूद है जी। वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम आलम है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, गपशप शो आपका बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ज़बरदस्त है और इस तरह का शो देखा भी नहीं जा रहा टीवी पे, जिस तरह की बातें आप करते हैं। अच्छा, असल में मैं एक सीरियस मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आप अपने शो में भी अपने राय दें कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। कि आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं कि लोग मफाद पूरा करने के लिए रिश्ते तय कर रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं और फिर जब वक्त हो जाता है और जब थोड़ा टाइम पूरा हो जाता है और उसके बाद वो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, या तो कोई उसको बदनाम कर रहा होता है या तो सामने वाला दूसरे को बदनाम कर रहा होता है। तो ये कहाँ जा रहा है हमारा माशरा में, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये तो हमारे दीन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ और ना हमारा माशरा ये कहता है। पाकिस्तान मुल्क जो है, इस मुल्क में तारीख में भी आज तक ऐसे मामलात नहीं हुए। ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है और ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस भी आ गया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अब इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे कि आखिर शादी होती क्या है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस्लाम ने शादी बहुत ज़्यादा सिंपल रखी है। निकाह जो है वो मैं कहूँगी सादगी से किसी के भी मज़हब में इतना सिंपल जो है वो किसी की शादी को नहीं बनाया गया है जितना हमारे यहाँ बिल्कुल। इस्लाम में जो है वो निकाह को बनाया है। मतलब बिल्कुल। क्या करना है, आपने सिर्फ गवाह जो है उन्हें पेश करना है, उसके बाद लड़का और लड़की राजी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। ये हमारा इस्लाम कहता है हमें। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको दिखाने के लिए हमने हमारे घर में लड़कियां जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लड़कियों की उम्र बढ़ती जाती है, लड़के जो है वो अच्छी नौकरी की तलाश में, अच्छे घर की तलाश में, रोजगार की तलाश में क्या करते हैं कि उनकी उम्रें बढ़ती जाती हैं। जब उन दोनों की उम्रें बढ़ रही हैं तो इसके बाद बीच में क्या आ जाती है, बीच में चीज आती है कि भाई अभी तक मैं इतना सेटल नहीं हुआ, या अभी तक मेरे खानदान वाले मान नहीं रहे कि आप जब सेटल हो जाओगे फिर शादी होगी। तो बीच में आता है एक शैतानी रास्ता, वो होता है कि हम दुनिया से छुपाकर निकाह कर लेते हैं। अच्छा। अब आप समझे कि दुनिया से छुपाकर जब आप निकाह कर रहे हैं, इस्लाम क्या कहता है निकाह का, और किस चीज के लिए निकाह को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम ये कहता है निकाह उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपके और उस लड़की के दरमियान, अगर लड़का है, आपके और लड़की के दरमियान कोई भी ताल्लुक ना हो। आप समझ रहे हैं, कोई भी ताल्लुक ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पर किया ये जाता है कि आप निकाह तो कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो थोड़ा अलग-अलैदा चले जाते हैं। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझे कि निकाह में मतलब जो शादी के बाद के आपके ताल्लुकात होते हैं वो आप रुखसती तो नहीं करते, लेकिन आपके वो ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। उसके बाद जी ये होता है कि उसके बाद बहुत जल्दी जो है, क्योंकि अब आप देखिए छुप कर रहे हैं ना, कोई भी काम छुप कर रहे हैं तो उसकी जिंदगी कभी इतनी लंबी नहीं होगी। तो उसके बाद आपकी जब शादी होने वाली होती है, लड़की की तरफ से जो है वो प्रेशर होता है कि शादी जल्दी करे, उसके बाद वो रिश्ता टूट जाता है। अब मुझे बताया कि वो रिश्ता तो टूट गया जिसके लिए आपने निकाह किया था। अब क्योंकि आपने जो है वो एक छुपा कर ये रिश्ता रखा था, दुनिया के सामने नहीं रखा, तो इसमें हुई कौन पामाल? लड़की पामाल हो गई। लड़की की इज्जत बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोग, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ती आ रही है, तो इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आपने जो है वो दुनिया से छुपकर शादी रखनी है। क्योंकि अगर आप देखें ना, 1.5 साल के अंदर अंदर अगर आपका निकाह होता है, छुपा के भी हो रहा है, तो आप पर वाजिब है कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपको रुखसती करनी है। अगर लड़का बाहर है तो 2 साल में लड़के को ले आओ, पाकिस्तान में ले आकर, या आप वहां चले जाओ, लेकिन रुखसती फिर आप पर वाजिब होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी भर या 10 साल 5 साल आपने निकाह तो कर लिया लेकिन उसे आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखा है। सो प्लीज ना करें तो बेहतर है। I respect your opinion and everybody has its own opinion. इसमें कोई हम इम्पोज मुसल्लत नहीं कर सकते कि जो मैं सोच रही हूँ वो वही ठीक है और जो आप सोच रही हैं वो गलत है। ये एक दवाई की बोतल है, ठीक है, ये मैंने पी, मुझे सूट की, इससे मेरा गला ठीक हो गया। अब आपने पी तो आपको सूट नहीं की, आपने बोला कि नहीं है ना, मुझे तो ये रास नहीं, मेरा इससे कुछ मुझे आराम नहीं है, तो ये इसमें दवाई का मसला नहीं है ना, आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। ठीक है, दवाई अपनी जगह ठीक है। समटाइम्स जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि सामने वाला, उसका मौकिफ या उसका डिसीजन या वो ये जो फैसला ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत आपकी जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। तो कभी कभी वो आपकी लाइफ में वर्क करती है चीज, कभी कभी नहीं कर रही होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप जो नहीं होते हो वो वाली शख्सियत अपनाते हो, क्योंकि सामने वाले के स्टैंडर्ड और क्राइटेरियाज में फिट इन बैठने के लिए। एंड वेंस यू फिट इनटू दैट क्राइटेरिया, सामने वाले को लगता है कि अब ये पूरी मेरे हिसाब से जो मैंने मोल्ड करना चाहता था ये वैसी बन गई है, या ये वैसे बन गए हैं, ठीक है। आप शादी कर लेते हो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन बात ये कि जो चीज़ ओरिजिनल या जेन्युइन नहीं होगी वो उसकी उम्र ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। और फिर आपके जो है, अब मकसद की हसूल के लिए कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इट कुड बी घर में कोई और मकसद भी हो सकता है, वेरियस न्यूमरस रीजन है जो शायद मैं भी नहीं बोल सकती, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छे मकासद को हासिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी दानिया ने की, कि मैंने सारे इंटरव्यूज एक एक बारीकी से बात सुनी, उन्होंने कहा था कि मेरा ये मकसद था कि ये थोड़ी दीनी इस्लामी है तो मुझे भी इस चीज़ की तरफ ले आएँ, नमाज पढ़ूँ, इस्लाम की तरफ थोड़ा राग़िब हो जाऊँ, थोड़ा मुझे ज़्यादा शऊर है इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो इस तरह के मकसद को हासिल करने के लिए अगर आप शादी करते हो, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर पर्सनैलिटी का ऑरा, तो समझ में आता है, गो अहेड फॉर इट। लेकिन अगर मैं उसकी जायदाद पे काबू कर लूँ या मैं उसके साथ बाकी थोड़ी बातें अनएथिकल हो जाएंगी, बट आई नो आजकल हमारी आवाम बहुत समझदार है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नियत, हर चीज़ का इस दुनिया में एक एक चीज़ का दारोमदार आपकी इंटेंशन पे होता है।
अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए शादी कर रहे हैं, मान लें आपको मिल भी जाती है, तो वो चीज़ टिकेगी नहीं, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रुकेगी नहीं। नियत शौक भर ना जाए कहीं, वाह। तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। अपने ओपिनियन को सम अप करूंगी, लास्ट में सिर्फ ये बोलूंगी लास्टली कि अल्लाह पाक को जो नापसंदीदा चीज़ों में से वन ऑफ द मोस्ट हेटेड थिंग इज़ डिवोर्स। जब कोई तलाक होती है, जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है, अल्लाह ने अपने 99 नामों में से एक नाम रखा है गुस्से का, और ऊपर अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आता है जब कोई भी रिश्ता, शादी का रिश्ता टूटता है। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें, करें दिल से करें, नहीं करनी किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय मत करें, ना अपनी आखिरत ख़राब करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और लोगों ने जो है फैशन बनाया हुआ शादी, एक शादी नहीं चली, दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, यू नो। देखिए उम्र को तो कोई देख ही नहीं रहा, चाहे उम्र आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है चाहे वो बहुत बड़ी है, यानी कि वो बैलेंस ख़त्म हो गया। पहले देखा जाता था कि जी उम्र जो है वो 5 साल 4 साल या 2 साल हद होता था कि आप छोटे या बड़े हैं तो चल जाता था। बट आजकल के दौर में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जहाँ 16 साल 18 साल की बच्ची हुई है उसकी शादी की फिक्र पड़ जाती है, और वो मर्द को देखेंगे नहीं, उसका स्टेटस चेक किया जाता है कि जी उसका स्टेटस क्या है, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में वो कैसा है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी अपने फैमिली के साथ गुजरी है, चाहे वो माँ के साथ, बहनों के साथ या एक्स वाइफ के साथ उसकी कैसी गुजरी, ये चीज़ नहीं चेक करते। लोग देखते हैं पैसा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसको बेहतर तरीके से गुजारें। बहुत अच्छी बात की आपने उर्शिया, बट मैं आपको बता दूं कि देखें कोई भी पेरेंट्स है अपनी बच्ची अगर शादी करना चाहेंगे तो वो मेक श्योर करेंगे ना पैसे वाला हो, स्टेटस हो, मोहल्ले में, खानदान में इज्जत हो, तो वही करेंगे ना, किसी हीरोइंची के साथ तो नहीं करेंगे ना। तो वही वाली बात है। एक और चीज है कि अगर आपको लगता है कोई बंदा, वो सबसे ज्यादा ही नशा करते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं। जरूरी करते हैं। थोड़ी है। डार्क साइड जो है वो आप नहीं जानते। वो हर बंदे की डार्क साइड है, वो हाँ। गरीब की भी डार्क साइड है, वो अमीर की भी डार्क साइड है, और डार्क साइड एक बहुत अच्छी सीरीज भी है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की शादी करेंगे, एक बंदा जो एक मोहल्ले में उसकी कोई स्टेटस हो, गाड़ी हो, घर हो, ये थोड़ी कि बेटी भेज रहे हैं कि भाई तू जॉब कर जाके वहां पे, ऐसा थोड़ी होता है। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो शादियां नहीं चल रही, इन शॉर्ट ये शादियां नहीं चल रही और जो मकसद के लिए शादी कर रहे हैं और मकसद पूरा होता है शादी को खत्म कर देते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि देखें ये क्यों हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में जो एक एवरेज शादी की लाइफ है वो 2.5 साल से 3 साल तक की है, तो 2.5 years की अगर एक एवरेज लाइफ स्पैन है एक शादी का, तो हमारा कल्चर में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे कल्चर में इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इंस्पायर्ड। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, आपको एक ऐप खोलें आपको 500 एड्स मिल जाएंगे। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है सोसाइटी में, और हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। हमारा कल्चर नहीं है वो दूध रस्म वाली करना जो रस्में है, हमारा कल्चर नहीं है जूता छुपाई रस्म करना। हमारा जो कल्चर है उसमें बड़ी सादगी थी। ये पहले हम लोग इंडिया से इंस्पायर हुए, अब वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं। इफ यू हैव नोटिस, मैंने जिंदगी में शादी सुनी है, मेहंदी सुनी है, वलीमा सुना है, मैंने शेंदी कभी नहीं सुनी। शेंदी? I've never heard that. I tell you what is this. This is a trend that came into Pakistan 2 or 3 years back. इसमें क्या होता है, मेहंदी भी हो रही है और शादी भी उसी दिन, तो इट्स कॉल्ड #शेंदी। और वही वाली बात है, एलिट क्लास करती है ये, और इतना करती है बिकॉज दे आर सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। जी आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेहंदी वाले दिन ही बारात भी आ रही है और मेहंदी भी आ रही है। जी 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 जी, सब हो रहा है। डांस पार्टी हो रही है, डांसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे 4 साल की बच्चियां कर रही है, चिट्टियां कल आई हैं, तो ये भी हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो आवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो इंस्पायर हैं। शायद हमें जो है ना आइडेंटिटी क्राइसिस है, हम लोग की खुद की आइडेंटिटी नहीं है। अगर हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे इमरान खान साहब हैं, वो तब जाते हैं वो शलवार कमीज पहनते हैं, ही वांट्स टू शो दिस इज आवर कल्चर। और उस ऑन द अदर हैंड कोई और जाता है तो वो सूट पहन के बैठा होगा कि मैं इनकी तरह लग जाऊं, मैं इनकी तरह दिखने लग जाऊं, तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक्सेप्टेंस आपको कोई नहीं देगा, एक्सेप्टेंस जो है वो आपको खुद अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी एक्सेप्टेंस होगी। अब बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस एक बात बता दूं कि देखें, नसीब पे यकीन रखें। 3 चीजें लोग डरते हैं, एक जो है मौत, अल्लाह ने कहा मौत मैं दूंगा। बेशक। दूसरा है जिल्लत, अल्लाह ने कह दिया इज्जत और जिल्लत मैं दूंगा। बेशक। तीसरा है रिस्क, बेशक, वो वादा भी किया हुआ है अल्लाह ने। बेशक। तो आप सोचें, तो हर चीज उनके पास ही है, तो आप किस खेत की मूली है? आप जितना भी बुरा करें उस अगले आपने स्पाउस के साथ, उसको डिवोर्स दे दें और जो भी कर दें, ये दुनिया छोटी है। What goes around comes around। आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक दिन जरूर होगा और इसी दुनिया में होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अपने शो का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और करेंगे आज एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात जो हमारे बीच शायद माइट भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, और आप भी इसके बारे में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम मैं अपना टॉपिक ब्रेक कर दूं। टॉपिक आज का जी मुद्दा ये जिस पे हम बहस करेंगे कि आजकल जिंदगी में हम बहुत ही नफ्सा नफ्सी का आलम है, अग्रीड। हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी और अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करता है, वो भी अग्रीड। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप एक वक्त पे जो मल्टीपल अपने गोल सेट कर लेते हैं, वो मसले की बात हो सकती है। वो एक चीज है जहाँ पे आप खुद टैंगल होना शुरू हो जाएंगे और उलझ जाएंगे। फिर आपका जो फोकस है ना ऑन योर प्राइम गोल, वहां से डिस्ट्रैक्ट होके फिर और चीजों में शेड होगा। फिर आप उसमें समझ नहीं पाएंगे, फैसला नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या करूं। फिर वो कामयाबी की सीढ़ी से आप बिल्कुल उसके पास जाके फिर वापस से पीछे स्टेप नंबर 1 पे आ जाएंगे कि क्या मुझे यही करना चाहिए, या अभी फॉर द टाइम बिंग मेरा शौक डाइवर्ट हो चुका है, मुझे ये करना चाहिए, या मे बी अभी मेरे लिए ये अच्छा साबित हो सकता है, मुझे यहाँ इस पे थोड़ा सा मेहनत या थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो जब आप जिंदगी में हमेशा प्लान ए प्लान बी इसी टॉपिक का हिस्सा है, बाज़ोकात आप लोगों में से कोई बोलेगा कि शायद प्लान ए रखना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं प्लान बी भी रखना चाहिए, जस्ट इन केस आपका प्लान ए वर्क ना करे तो यू माइट गो फॉर प्लान बी। लेकिन जिंदगी में अगर आप एक गोल एटलीस्ट सेट करेंगे तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि कामयाब इंसान वो है जो जिंदगी में अपना एक मकसद रखता है। क्योंकि बगैर मकसद के आपकी जिंदगी एकदम खाली है, सुनसान है, क्या फ़ायदा है, किस लिए आप अपना वक्त जिंदगी में गुजार रहे हैं। रिलीजियस में नहीं जाऊंगी, वो तो आपको पता है कि आप इस दुनिया में इबादत करने आए, लेकिन अल्लाह पाक ने भी कहा दीन और दुनिया दे बोथ शुड बी बैलेंस। तो यहाँ पे आपका पहले तो ये सोचें कि फोकस क्या है, फिर उसको पाने के लिए आपको किस किस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, और वो क्या रास्ता आपके लिए मुश्किलात लाएगा तो भी आपको उस पर डटे रहना है। क्योंकि द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। नो मैटर कितने हार्डशिप्स आए, कितने हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स आए, आपको अगर आपको उस चीज़ को पाने का हंगर है, यू आर ग्रीडी फॉर योर गोल, यू आर कंपैशनेट, तो आप नो मैटर व्हाट, मुझे उसके लिए शायद अपनी ज़िंदगी की काया पलटनी पड़ जाए, लेकिन मैं उसको पाने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए तैयार होंगी। दिस इज़ द स्ट्रेंथ जो मुझे चाहिए अपने मकसद को पाने के लिए। तो आप लोग मुझे बताएं, आप तीनों से मेरा सवाल है कि क्यों लोग इतने ज़्यादा एक वक्त में मल्टीपल गोल सेट कर लेते हैं, उसके चक्कर में वो एक भी मकसद अपना हासिल नहीं कर पाते। हर लाइफ में उनको फेलियर्स मिलते हैं, फिर इन द एंड होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, यू नो, कि मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। अरे भाई, जब आप एक को छोड़ के 100 में जाएंगे तो जो एक था उससे भी दूर चले जाएंगे। कैसे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे? व्हाट इज़ द की टू बी अ परफेक्ट पर्सन इन योर लाइफ? उर्शिया, व्हाट्स द की, व्हाट्स द प्राइम की टू मेंटेन टू अचीव योर गोल? अनम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। उनको यही नहीं पता कि हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। अगर आप मिडिल क्लास या नॉर्मल, अगर आप बच्चों की बात कर लें, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि बड़े बच्चे जो होते हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। जो अमीर घराने के बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि जी हमें स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो है अपने बाप का या दादा का जो है वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। एग्जैक्टली। तो उनको जो पता है कि भाई हमें ऑफिस ही जाना है और अपने जो है वो फाइनेंशियली चीजों में उनको बिल्कुल भी नहीं पता। एग्जैक्टली। तो अगर मिडिल क्लास की अगर बात कर ली जाए तो उनको नहीं पता होता कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, क्यों इतना पजल हो जाते हैं। उनको सिर्फ माइंड में उनके रहता है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना और कुछ भी नहीं करना। उनको पता नहीं होता कि जो भी बिजनेस खोला है अगर उसमें नुकसान हो गया तो वो बंद कर देंगे। तो मैं कंक्लूजन पर आ गई, अमीरों को संभालना होता है फैमिली बिजनेस और मिडिल क्लास को संभालनी होती है घर की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्यादा प्रेशर में लेकर आती, क्योंकि आपका पैशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। True. मैं आपको बताऊं कि इसकी ना बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहूँगी अनम, सीरियसली आज आप मुद्दा लेकर आई हैं ज़ेर बहस करने के लिए, और हम इस पर बहस भी ज़रूर करेंगे। वो सबसे बड़ी बात ये कि बचपन में जब हमें कहा जाता था कि हमें पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक हमारा मोटिव होता था, वो हम सेट कर देते, या आप कहें कि एक टारगेट जो आपने अपने माइंड में सेट करना है वो है जी कि पढ़ाई करनी है। ऐसा ही है, सबने पढ़ना है, सब कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है। किसी को 10 तक पढ़ना है, किसी को जो है वो 16 तक पढ़ना है, वो उनकी मर्जी शामिल है, लेकिन सबने पढ़ना है। ये टारगेट आपके दिमाग में सेट होता है। आपकी तबीयत खराब हो, आपके पास पैसे हो ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आप जो है वो कहीं से भी, अगर पढ़ने का शौक होगा आप में तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे। इसी तरह खाना, हम खाने के लिए बाहर निकलते हैं, आपको पता होता है मेरे दिमाग में टारगेट सेट है कि मुझे खाना चाहिए। जब तक मैं खाना लेकर घर नहीं आऊंगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। आप समझ रहे हैं? सोच के निकलते बर्गर खाऊंगा, जिंगर बर्गर। हाँ, लेकिन हम खाने की तलाश में, देखिए तलाश होती है ना किसी चीज में, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तलाश जरूरी है, सबसे पहले अपनी जिंदगी में प्यास जरूरी है। प्यास
सही कह रहे हैं आप, प्यास भूख जरूरी है। भूख जरूरी है, प्यास जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी ना किसी चीज की, तब तक आप मंजिल को तलाश करने के लिए जाएंगे नहीं। वाह वाह वाह। अब आते हैं जी किस तरह से अपने आप को फोकस कर सकते हैं। आप मत सोचे कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने कोई चीज स्टार्ट की वो बर्बाद हो जाएगी। अगर आपने पहली चीज ये सोची कि मैंने ये कप जो है वो बनाना शुरू करना है, लेकिन अगर ये कप मेरा टूट गया या मजीद ना बना या किसी को अच्छा ना लगा, किसी ने खरीदा नहीं, तो मैं यही नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कामयाबी से पहले नाकामी सोच ली। तो जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करने जाए, ये हर चीज के ऊपर है, चाहे रिश्ता हो, मोहब्बत हो, शादी हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज के लिए अगर आपने स्टार्ट में ये कह दिया कि मैं नाकाम हो जाऊंगा आगे जाकर या नाकाम हो जाऊंगी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। Exactly. So, Mr. Yunus, you Yes. were always wanted to be an actor. Yes, I always wanted to be a rock star and I am a rock star. Wow, you are insanely lucky then, I will say. नहीं, it's being lucky और hard work भी है। ये कोई प्लेट में नहीं मिला, ठीक है? जी। Being very honest, hard work बहुत जरूरी है। एक लाइन है कि 10,000 जॉब्स है मेरे दिमाग में, ठीक है, और मैं एक जॉब भी पूरी नहीं कर पाता। अगर हम ये फोन ही उठा लें, इसमें कोई 40-50 ऐप्स तो होंगी, हर किसी के फोन में अपनी अपनी ऐप्स होंगी। आपके पास 2 फोन है तो दैट मींस 80 ऐप्स हैं, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मैनी पीपल आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। डिविंची जो थे वो थे, उन्होंने एक राइटिंग स्टार्ट की थी, ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम एंड डिफरेंट थिंग्स। तो इट्स अबाउट कि अपना फोकस सेट करें कि अभी मैं बैठ के यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं शो तो कर रहा हूँ, अब मैं बैठ के यहाँ पे अपनी कोई शायरी सोचता रहूँ तो ना मैं शो सही कर पाऊंगा ना मैं शायरी कर पाऊंगा, ठीक है? तो द टिप इज कि जब आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए 100% फोकस हो जाए। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये शो खत्म होगा, इसके बाद मैं अपनी जाके शायरी पे काम करूंगा। तब मैं शायरी पे काम करने बैठूंगा, फिर मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, क्रिकेट की चीजें नहीं सोचूंगा। शायरी मेरी कंप्लीट हुई, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, और जब मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा मैं सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा। तो इट्स अबाउट फोकस। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने अपने माइंड को, बॉडी को सिंक करना है। आप जिम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप भी 3 महीने जिम करेंगी, मैं भी 3 महीने जिम करूंगा। मेरी बॉडी अच्छी नहीं बनी, आपकी बॉडी अच्छी बन गई 3 महीने की, सेम हमारी बॉडी है। रीजन क्या? कि आपने माइंड को और बॉडी को कनेक्ट किया कि आप एक्सरसाइज करी थी, ये मेरा बाइसेप बन रहा है, बन रहा है। माइंड को आप पुश करेंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। सेम गोज इन दिस सिनेरियो। जो हमारे यंग लोग हैं वो बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, एक टाइम पे करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। ये 2 हाथ दिए, 2 चीजें कर सकते हो, ये उठा लिया और ये उठा लिया, बस। तीसरी चीजें कहां से उठाओगे? मुंह से उठाओगे? नहीं उठा सकते। तो मेक श्योर करें जब आप कोई काम कर रहे हैं, फोकस। पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस। क्रिकेट खेल रहे हैं, फोकस। जो कर रहे हैं फोकस के साथ करें, एंड आई गिव यू दिस गारंटी कि वो काम कंप्लीट होगा और अच्छा होगा। जी। ब्रेक का टाइम हो गया, बस ये बता दूं कि देखिए फोकस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इतना जरूरी कि एट टाइम्स अगर आप अपने फोन से फोकस नहीं करेंगे तो आपकी तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी। तो फोकस करें एंड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन एवरीथिंग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फन फैक्ट सेगमेंट, जिसका नाम है दस्ती फैक्ट्स। और इसमें पहला फैक्ट जो है मैं ब्रेक करूंगी आप सबके साथ। जैसे कि हवाई बहुत फेमस है अपने रेनबोज के बारे में, जाना जाता है कि अगर आपको वर्ल्ड की बेस्ट रेनबोज डिस्कवर करनी है तो वो आपको हवाई में देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं कहूँगी वो है वॉल्केनोज की वजह से। और इसके बारे में एक छोटी सी डिटेल है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो वॉल्केनोज हैं वो सिंस 1983 से कंटिन्यूसली इरप्शन उनकी होती रहती है, ऑन एंड ऑफ। तो एक तरफ वो है रेनबोज है और एक तरफ वॉल्केनोज हैं, बीच में लोग फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्विरल्स, गुलहरी जब लैंड करती है तो वो सुपर हीरो स्टाइल की तरह लैंड करती है, यूं। I'm passing the super power to Russia. थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अमेरिका में एक डेथ वैली है, वहां पर 200 किलोमीटर तक कोई भी टर्न नहीं है। It's a जी। fact. कोई यू टर्न नहीं है, नहीं है 200 किलोमीटर तक। शुक्र है हमारे सियासतदान वहां नहीं गए, वरना फंस जाते। यू टर्न ही नहीं ले पाते। प्लीज पास द बॉल। सना। ओके, नाइस वन। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है, और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही फैक्ट है, हकीकत फैक्ट है। वो इसलिए कि जो आपने देखा होगा कोई ऐसी आवाज़ जो आपको सुबह उठाती है, यानी आपका अलार्म, तो वो आवाज़ या वो गाना या वो जो भी आवाज़ हो, वो ट्यून, कुछ भी कह दें आप उसे, वो आपको पूरे दिन में बिल्कुल पसंद नहीं होती, नफरत हो जाती है आपको उस आवाज़ से। अच्छा ठीक है, प्लीज पास द बॉल।
कभी कभी तो अम्माएं भी उठाती हैं तो फिर उनकी आवाज भी बुरी लगती है। अम्माएं बहुत कम उठाती है अब नहीं, तो नहीं, बहुत ऐसी उठाती जिंदगी अब हैं। तो अलार्म ही उठाता है। जी जी जी। खैर अनम आई गेस मेरे केस में जिम्मेदारियां उठाती हैं। ओए होए माशाल्लाह। होए। इंटेंस। Yes, Okay. please. So my fact is that the largest living organism is a fungus. Did you guys know that? फंगस जो कि दिखने में बहुत ही छोटा है, हम जी। माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अच्छा, largest. Okay, okay, Largest. okay. Please pass the ball. To you? All right. Did you know कि इंसान की जो बॉडी है वो रात के 3 बजे से रात के 4 बजे तक सबसे ज्यादा वीक होती है। दैट इज द रीजन कि बहुत सारे लोगों की जो डेथ होती है व्हेन दे आर स्लीपिंग इज बिटवीन दिस आवर। तो अभी मुझे जी। इतनी नींद आती, 3 से 4 बजे बहुत नींद आती है। ख्याल करें आप, डॉक्टर को चेकअप कराएं। प्लीज, आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरी तरह से, और फैक्ट कहता है कि अच्छे और खूबसूरत कपड़े पहनने से जो है वो आप में बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते ताजगी। हैं, नहीं, Confidence। अपने ऊपर एतमाद बढ़ जाता है जी। खुद एतमादी। वेरी नाइस। और अगर कोई वोट करना चाहे इसके खिलाफ, तो फिर उसको अदालतें खुलवानी पड़ेंगी रात को। ओके ओके, 12 नाइस बजे नाइस, तक। प्लीज पास द बॉल। अर्शिया, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 20 पुशअप अगर आप डेली लगाते हैं तो आपका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा और स्टेमिना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। डेली। जी। फॉर बोथ द जेंडर्स। यस यस यस। एनिमल्स तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। मैं तो नहीं कर सकती, हैं? बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, हाँ। 20 पुशअप मतलब बिगिनर्स नहीं कर सकते, हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, Once you are in passive time। practice तो आप हाँ। कर जी 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 सकते हो। जी, 2 करें 3 करें ऐसे करके डेली ऐड करते रहे। बट डिड यू नो जी जी, 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, यस सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। तो आप में से कोई रिडल करना चाहेगा? जी मैं करना चाहती हूँ, जी, अगर आपकी please। इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। यस यस यस। ओके, सो फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल कितने, लाइक मेरे 3 ही को होस्ट हैं, अलवीना जी तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें बहुत सून शी विल जॉइन अस बैक। इंशाल्लाह। तो आप तीनों से जो मेरी रिडल है वो ये है कि व्हाट वुड बेयर्स बी विदाउट द लेटर बी? ईयर्स। बहुत आसान हो गया जी, यस, ईयर्स। आई वन, वेरी इजी। एंड आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। जी, आप लोगों से क्यों पूछूंगा, आवाम से जी। पूछूंगा। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। एक बंदा जिसकी एज बहुत ज्यादा थी, ठीक है, एज बहुत ज्यादा एज थी। एज उम्र ठीक है। उम्र बहुत ज्यादा थी और बुढ़ापा आ गया, ठीक है, नकली दांत हो गए, लेकिन वो अपनी 25 बर्थडे पे मर गया। बताएं कैसे? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस अनम गौहर। थैंक यू सो मच यूनिस। और मोहसिन नकवी साहब की मेरे पास कुछ खूबसूरत सी लाइंस हैं या अशार कह लें, वो मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगी, सो मुलाइजा फरमाइए। इरशाद। जमाने भर की निगाहों में जो खुदा सा लगे, वाह वो अजनबी है मगर मुझको आशना सा लगे। वाह, वाह वाह वाह। ना जाने कब मेरी दुनिया में मुस्कुराएगा, हम्म, वो एक शख्स के ख्वाबों में भी खफा सा लगे। वाह, वाह, वाह। वाह, अजीब चीज है यारो ये मंजिलों की हवस, वाह, वाह के रहजन भी मुसाफिर को रहनुमा सा लगे। वाह, वाह, वाह वाह, वाह दिल तबाह तेरा मशवरा है, क्या कि मुझे वाह के वो फूल रंग सितारा भी मुझे बेवफा सा लगे। वाह 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 हुई है जिससे मुनव्वर हर एक आंख की झील, वाह वाह, हुई है मुनव्वर जिससे हर एक आंख की झील, हाँ, वो चांद आज भी मोहसिन को कम नुमा सा लगे। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत और बहुत डीप शायरी थी ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप सबने अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो सब देखने वाले व्यूअर्स हैं और जो हमारे फैंस हैं वो भी हमारे शो को पसंद कर रहे होंगे। जी, और अब तो प्राइम टाइम में भी हम आ रहे हैं, एंड आई एम Yes. श्योर कि हम ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सब अपने स्नैक्स लेके टीवी की स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं और अपना गुड टाइम या मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आई होप कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरे उतरे, और अगर नहीं तो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको रोजाना एंटरटेन कर सकें, अवेयर कर सकें और एजुकेट कर सकें। यहीं पे हमारे शो का वक्त भी इख्तिताम पसीर होते हैं, हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स और नई अपडेट्स के साथ। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.